CUET का रिज़ल्ट आ चुका है। अब एडमिशन कैसे होगा? ये क्वेश्चन मेरे पास सुबह से कम से कम 150 फ़ोन आए, कम से कम 200-250 मैसेजेज आए, कुछ डायरेक्ट कुछ फॉरवर्डेड कि सर ये नंबर है, अब क्या होगा, ये नंबर क्यों है, परसेंटाइल मार्क्स क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स क्या है, अगला स्टेप क्या होगा। मैंने सबकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ में आया शाम के 8 बजे कि जी हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जो मुझे डायरेक्टली नहीं जानते हैं, या कुछ टीचर्स हैं जिनके मन में क्वेश्चंस हैं, तो क्या करूं मैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। पहले आपको समझना पड़ेगा जो आपके पास CUET का रिजल्ट है उसमें 2 तरह के मार्क्स हैं। एक है परसेंटाइल, दूसरा है नॉर्मलाइज मार्क्स, आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं है। एक्चुअल मार्क्स जो आपने जितने नंबर क्वेश्चन, सपोज 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपके आ रहे थे, अब उस 200 में से आपके किसी के 150 आए, किसी के 160 है, जो भी आपने जैसा पेपर। अब जिस बैच में आपने पेपर दिया था वहाँ अगर हाईएस्ट मार्क्स 180 थे और आपके भी 180 आए तो आप 100% आए। लेकिन अगर किसी और बैच में हाईएस्ट मार्क्स 190 थे और आपके 180 हैं तो आप 100% आए वाले नहीं हैं। तो परसेंट कैलकुलेट होता है कि जिस सेशन में आपने पेपर दिया, आपको पता है अकाउंटेंसी का पेपर बहुत दिन हुआ, बिजनेस स्टडी का पेपर कई सेशंस में हुआ, जनरल टेस्ट का पेपर बहुत सेशंस में हुआ, तो जिस भी बैच में आप पेपर दे रहे थे उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स जिस भी बच्चे का आया हो गया 100। अब उसके बाद जिसके मार्क्स आते गए उसको क्रमशः डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते गए। किसी के 97 परसेंटाइल है, इसका मतलब 97% बच्चे अब उससे नीचे मार्क्स वाले हैं। आपका मार्क्स 150 होके भी 97 परसेंटाइल हो सकता है और किसी और सेशन में आपका मार्क्स 180 होके भी पता चलेगा कि हाँ जी 92 परसेंटाइल है। इस तरह से एंटायर डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, डिपेंडिंग अपॉन कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है उसमें किस तरह के बच्चे थे और कितना हाईएस्ट मार्क्स आया उसके बेसिस पे। तो ये तो हो गया परसेंटाइल की कहानी जो लगभग सबको पता है। अब जो परसेंटाइल है वो हर बैच का अलग अलग है। आपने एक बैच में पेपर दिया है, सपोज बिजनेस स्टडी का पेपर 5 सेशन में हुआ, नहीं, आपने एक सेशन में पेपर दिया, उसमें आपके 180 मार्क्स आए और आपका 98 परसेंटाइल है। सेशन 1 में आपने पेपर दिया, सेशन 2 में अगर आप पेपर देते तो 97 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे। सेशन 3 में अगर आप पेपर देते तो 97 परसेंटाइल के लिए कितने पेपर चाहिए थे। सेशन 4 में देते तो 97 परसेंटाइल के लिए कितने चाहिए, और सेशन 5 में देते तो 97 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। वो मार्क्स निकाला जाएगा कि 90 परसेंटाइल में उनमें कितने कितने मार्क्स हैं, वो आपके मार्क्स के सामने लिख दिया जाएगा। एक तो आपका ओरिजिनल है और 5 आपके एज्यूम्ड आ गए। उसी तरह कोई और बच्चा है, उसने सेशन 3 में पेपर दिया, उसके 99 परसेंटाइल। अब अगर वो सेशन 1 में देता तो 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्योंकि सेशन 1 में 99 परसेंटाइल कितने पे हम सबको पता है। सेशन 2 में देता तो क्या होता, सेशन 3 में देता क्या होता, सेशन 3 में तो उसने दिया ही है, सेशन 4 में और सेशन 5 में उसके भी 5 एज्यूम्ड आ गए। इसी तरह हर बच्चे का उसने पेपर दिया एक सेशन में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल मार्क्स उसके एज्यूम्ड मार्क्स बाकी चारों सेशन के निकाल दिए गए। किसी पेपर के 6 सेशन हुए, उसने एक में लिया तो बाकी 5 के निकाल दिए। अब आपके पास या तो 5 सेशन के मार्क्स आ गए, या तो 6 सेशन के मार्क्स आ गए, या 7 सेशन के मार्क्स, जितने भी सेशन में पेपर हुआ उतने सेशंस के मार्क्स आ गए। डिवाइडेड बाई 4 या डिवाइडेड बाई 5 या डिवाइडेड बाई 6 जितने भी सेशन हैं कर देंगे तो आपका वो जो मार्क्स आएगा उसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका जो एक्चुअल मार्क्स है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अगर आपने जिस सेशन में पेपर दिया था उस सेशन में मार्क्स बच्चों के बहुत आए थे तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके कम होंगे, और अगर आपने जिस सेशन में पेपर दिया था उस सेशन में बच्चों के पेपर ऐसा हुआ था या पेपर टफ था या बच्चे थोड़ा लो परफॉर्म किए थे, उस केस में आपका जो एक्चुअल मार्क्स है वो बढ़कर आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, NTA ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे फॉर्मूले यूज किए हैं, अच्छे प्रोफेसर्स को बुला के जो स्टैट्स का जो कहते हैं ना बेस्ट क्वालिटीज हो सकते हैं उसको यूज करके इस कंक्लूजन पे पहुंचा है। तो आपको सिस्टम को अप्रिसिएट करना है कि हाँ सिस्टम ने सबके साथ
एक बेनिफिट जस्टिस करने की कोशिश की है। देखिए हर सिस्टम में कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां कोई ना कोई निकाल देगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेस्ट हो सकता था वो इसमें करने की कोशिश की गई है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स आपके आ गए। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, जब आपने CSAS पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया DU के, वहाँ पे आपने अपने प्रेफरेंसेस फिल किए। प्रेफरेंसेस कैसे फिल करना है, किस कॉलेज का कौन सा कोर्स नंबर 1 पे है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज कोई बच्चे को केवल BCom ऑनर्स करना है तो क्या करेगा, SRCC BCom ऑनर्स नंबर 1 पे, हिंदू BCom ऑनर्स नंबर 2 पे, हंसराज नंबर 3 पे, ऐसे करते हुए डालेगा। कोई ऐसा बच्चा है नहीं मुझे BCom ऑनर्स मिल जाए तो भी मैं करूँगा, इको ऑनर्स मिल जाए तो भी करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन उसका। मैंने हिंदू का नंबर 2 कहा, कोई हंसराज का नंबर 2 करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या समझ में आता है, वो आपका अपना रिसर्च है। मैंने कोई कॉलेज का ऐसा नाम लेने का पर्पज़ ये नहीं था कि ये कॉलेज अच्छा और ये कॉलेज ख़राब है, मैंने केवल एग्जाम्पल के बताया। अब कोई कहता नहीं जी मैं SRCC BCom ऑनर्स नंबर 1 पे, SRCC इको ऑनर्स नंबर 2 पे, हंसराज BCom ऑनर्स नंबर 3 पे, हिंदू BCom ऑनर्स 4 पे, हिंदू इको ऑनर्स 5 पे। इस तरह से आप अपने प्रेफरेंसेस फिल करते हैं। कोई शहीद सुखदेव सिंह को भरेगा, कोई भी जो भी आपका सीक्वेंस पर। जो CSAS पोर्टल है, इस पोर्टल को इस तरह से लिंक किया गया है कि ये CUET के मार्क्स अपने आप उठा लेगा। अब जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, कहीं पर जनरली आपका लैंग्वेज +3 है, कहीं पर आपका लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट है जैसे BMS वगैरह में, वो अपने आप पिक करेगा और देखेगा कि जिन भी लोगों ने प्रेफरेंसेस दिया है उसमें से आपके जो ये आपने जो सब्जेक्ट का हो सकता है कि आपने लैंग्वेज +4 भरे, लेकिन वो बेस्ट 3 उठा लेगा। जब उसे लैंग्वेज +3 चाहिए तो बेस्ट उठाएगा, जहाँ पे 4 चाहिए वो 4 उठा लेगा। लेकिन और जहाँ पे ऐसा है कि उसे 3 चाहिए और वो 3 है और एक चौथा भी है लेकिन उसको चाहिए नहीं वो वाला, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप पिक करेगा और देखेगा कि आप किस प्रेफरेंस के हिसाब से, जो आपने प्रेफरेंस बनाया उसमें किस प्रेफरेंस पे आपको कॉलेज और कोर्स अलॉट होता है। जो कॉलेज एंड कोर्स अलॉट होगा वो आपका जो CSAS पोर्टल है उसके अंदर आ जाएगा कि आज आपको ये कॉलेज एंड कोर्स अलॉट। आपका काम है जाके वहाँ एडमिशन लेना। हो सकता है वो कॉलेज एंड कोर्स आपका ना है तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि आपने फिल किया, जो फिल नहीं किया उसको नहीं अलॉट होगा, जो फिल किया वही अलॉट होगा। तो है तो आपके पसंद का, लेकिन बेस्ट नहीं मिला। हो सकता है 4th नंबर वाला मिला, हो सकता है 6th नंबर वाला मिला, हो सकता है 8th नंबर वाला मिला। अब जब आप पहली बार कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आप जाइए उस कॉलेज में, उस कोर्स में एडमिशन लीजिए और सेकेंड राउंड का वेट कीजिए। सेकेंड राउंड में फिर आप अपग्रेड होंगे। ध्यान रखना, आप चाहेंगे कि नीचे वाला, क्योंकि पोर्टल तो आपको ऊपर देगा, क्योंकि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अब आपको 7th वाला अलॉट हुआ है तब वो 6th देगा, 5th देगा, 4th देगा, ऐसा देगा। 7th वाला अलॉट हुआ है तो अब आपको 8th वाला नहीं देगा। हो सकता है बाद में आपका मन करे नहीं यार 7th वाला हुआ है लेकिन मैं 8th वाले में जाऊँ, तो ये आपकी गलती है। CSAS पोर्टल में आपको कॉलेज एंड कोर्स ध्यान से भरना है, ये पक्का ध्यान रखना। इसमें कोई गलती नहीं कि सिक्वेंसिंग ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ सिस्टम काम कर रहा है। अब आप चाह के भी नीचे वाले में नहीं जा सकते। तो जो आपको अलॉट हो रहा है उससे बेटर वाला नेक्स्ट टाइम मिलेगा, आप वेट करेंगे। फिर हो सकता है 3rd राउंड में जाते हैं और बेटर वाला मिलेगा, वो होता जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया कि CUET ने परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया, नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया और कैसे आपको कॉलेज एंड कोर्स अलॉट होगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन होगी कि क्या होगा। सिंपल है, जो CUET यहाँ पे आपके मार्क्स उठाएगा वो वैसे ही जैसे 12th के बोर्ड के मार्क्स होते थे, आपके इंग्लिश +3 जोड़ के बेस्ट 4 लगते थे। अब यहाँ पे इंग्लिश +3 कौन से लगेंगे, वो जो NTA में आए हैं नॉर्मलाइज में हैं वही चीज़। एडमिशन वैसे ही होना है, यहाँ पे आपका कॉलेज लिख के आ जाएगा, ये कॉलेज ये कोर्स आपको जाके एडमिशन लेना है, आप जाके वहाँ एडमिशन ले लीजिए और अगले राउंड का वेट कीजिए। आई होप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा रात को करेंगे तो हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एडमिशन टाइम पे बच्चों की हेल्प करने की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं और बेटर बना सकता हूं। कुछ चीज़ें अगर आपको मन में है और मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक छोटी से शॉर्ट्स बना के या कोई एक और वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।